नरेट बहुत ऐसा किया था कि मैं ही शायद से हाँ। हीरो हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, बट वो बहुत छोटा पार्ट था और उस पार्ट ने मुझे ये सिखाया कि यार दोस्त, यहाँ पे जो होता है और जो कहा जाता है और जो दिखता है वो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो नाम है वो भी सब बहुत ही ज़्यादा हिट सीरीज वाले हैं, चाहे वो स्कैम हो, कुत्ते या फिर लाल सिंह चड्ढा हो। तुम जैसे 200 लोग यहाँ रोज आते हैं और 199 वापस चले जाते हैं। कौन सा करेक्टर या कौन सी फिल्म ऐसी रही जिसके बारे में सोचा था यार ये तो कमाल कर जाएगी, ये मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर जाएगी, उसने नहीं किया और किसी दूसरी फिल्म या दूसरे करेक्टर ने कर दिखाया? कुत्ते के लिए मैंने काफी सोचा था बिकॉज वी हैड अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग। आई मीन इट हैड एवरीथिंग एंड इट डिडंट वर्क द वे दैट वी हैड थॉट। क्या बात है जो आमिर खान को आमिर खान द मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाती है? सेट पे था तो आए सेट पे तो मैं 5 7 10 मिनट तक तो उनको देखता ही रह गया, ऐसे था मैं। फीमेल एक्ट्रेस में बात करें तो नॉर्मली तब्बू के बारे में है, जब वो 90s में आई थी याद पता ना, तब बिल्कुल शोपीस की तरह एक हीरोइन यूज होती थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने ग्राफ को बिल्कुल चेंज किया, क्या एक्सपीरियंस और क्या अनुभव रहा? वो इतना कम करती हैं लेकिन आपको तब शायद से वो एहसास नहीं होगा, जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये तो कुछ। सडनली आई रियलाइज दैट फिल्म हैज बीन प्लेइंग एज केरला स्टोरी एंड द ट्रेलर हैज बीन डूइंग राउंड्स और ये बन गया है विवाद का वो टॉपिक और लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट्स में जा रहा है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। पॉडकास्ट आपने बहुत सारे देखे होंगे और बहुत सारे सुने होंगे। फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पॉडकास्ट मिलते हैं, बेटर इंटरव्यू मिलते हैं, वो आपको यहीं पर मिलते हैं। इसलिए चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बातचीत ना सिर्फ आपको इस दुनिया के बारे में छुपी हुई बातें बताएगी, बल्कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी सच आपको जानने को मिलेगा। आज अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए मेरे साथ हैं उमर शेख। वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू सो मच। उमर, आप भोपाल से हैं जी। पहले तो ये जो करीबी नाता है ये बहुत सालों बाद और बहुत दूर आने के बाद पता चला मुझे। बिल्कुल। कि आप भी भोपाल से हैं और मैं भी भोपाल से हूँ। करेक्ट। तो भोपाल में थिएटर का बहुत माहौल है, वहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा है एक्टिंग को लेकर, मॉडलिंग को लेकर। तो क्या उस वजह से आपका खिंचाव आया था इस फील्ड? आई थिंक एक्टिंग से ज़्यादा मॉडलिंग का आया था, क्योंकि जिस दौर में मैं मेरी शुरुआत हुई काम करने की, तो उस टाइम ये एक चैनल था जिसमें आप कह लें भोपाल से जैसे शावर अली हैं, तो हमारे लिए तो आइडियल हुआ करते थे। और उस टाइम जॉन इब्राहिम और डीनो मोरिया ऐसे कुछ मॉडल्स थे जो कन्वर्ट हो रहे थे एज एक्टर्स एंड गेटिंग इनटू फिल्म इंडस्ट्री। सो वो एक पाथ और एक वे समझ आ रहा था कि ये तरीका है शायद से वहाँ जाने का, क्योंकि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था यहाँ, दूर दूर तक हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो वी डिडंट नो कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, द जर्नी स्टार्टेड विद चलो ठीक है, दिखते ठीक हो, हाइट कद काठी ठीक है, और ये बॉडी वॉडी आजकल चल रहा है, ये सब है, तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद मॉडलिंग एंड देन वी विल सी व्हाट इट लीड्स टू। तो ऐसा कुछ था। ओके। तो जो भी आपने सोचा और जिस तरह से आपने शुरुआत की वो बिल्कुल सही साबित हुआ, तभी आज इतने सारे शोज़ और चीज़ें आपके नाम है ना। और जो नाम है वो भी सब बहुत ही ज़्यादा हिट सीरीज़ वाले हैं, चाहे वो स्कैम हो, चाहे वो विशाल बहादुर की बिल्कुल अलग लीड कैट के फिल्म हो कुत्ते, या फिर लाल सिंह चड्ढा हो। ये सब चीज़ें जो अब मिल गई हैं, उसमें जो सबसे बड़ी मेहनत काम आई थी आपकी जब जो आपने शुरुआत की, वो कौन सी लगती है? मैं तो कहूँगा कि मैं बस इट स्टार्टेड विथ वन स्टेप एट अ टाइम। और कुछ ऐसा सोचा नहीं था। आए यहाँ थे कि हाँ आएंगे और बम्बई एक दिन अपना हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जहन में थी, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि ये जर्नी होगी कैसे। क्योंकि जब यहाँ आए तो यहाँ पे रियलिटी चेक मिला सबसे पहले कि तुम जैसे 200 लोग यहाँ रोज आते हैं और 199 वापस चले जाते हैं। और जब चले थे तो लग रहा था अकेले हम ही हैं और हम जाके वहाँ राज करेंगे और ये दिखने में अच्छे हैं, सब कुछ है, ये सब तो हम कर ही लेंगे। हालांकि मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था तो मैं ये सोच के आया था कि मैं कहीं सीसीडी टाइप यहाँ पे लोखंडवाला में होता है, तो वहाँ पे तुम जाओगे और वो कहेंगे कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तुम्हें मिलेगा। कहाँ थे तुम? तो वो थॉट दिमाग में चलता था यार तू कुछ करेगा, बट यहाँ पे जब रियलिटी चेक मिलता है तो फिर वो बहुत अच्छे से मिलता है। लेकिन जब पहला चांस मिला उसमें कितनी देर लग गई और क्या क्या उस टाइम पे झेलना पड़ा? तो एक छोटा सा इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने
जब मिस्टर इंडिया अपीयर किया 2007 की बात है, और उससे पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा हो गया था सिलेक्शन, मैं वहाँ पढ़ रहा था। थर्ड ईयर में मेरे पास नौकरी भी आ गई थी। तो मैंने कॉर्पोरेट में नौकरी करना शुरू कर दी थी, और मेरा जो ऑफिस था वो दिल्ली में मेरे को मिल गया था। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड वोडाफोन। ओह, जब मैं नौकरी करते करते मैं अपीयर करना चाहता था, बिकॉज समवेयर आई डिडंट वांट टू रिग्रेट इन लाइफ कि यार तू करना कुछ और चाहता है लेकिन तू कर कुछ और रहा है, और आज से 30 साल बाद तू किसी चेयर में बैठ के लोगों को देख रहा होगा टीवी पे और बोल रहा होगा कि तू कर सकता था, काश कर लिया। काश कर लिया होता। वो काश नहीं था मेरे लाइफ में। मैंने कहा यार अपीयर करना है। और 2007 में जब मैं वो जीता, मेरे पास नौकरी भी थी, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड एज अ सेंसिबल सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल गाय कि यार एक काम कर, तू ट्रांसफर ले ले। तो मैं दिल्ली से बम्बई आया, और मुझे याद है कि एक फिल्म का ऑडिशन दिल्ली में हो रहा था। उसकी कास्टिंग कर रहे थे शाहिद हसन, एक्शन रीप्ले उसका नाम था। तो उसमें अक्षय कुमार, आदित्य रॉय कपूर, ये सब थे। तो उस टाइम आदित्य रॉय कपूर वाज नॉट देयर, सो दे वर लुकिंग एट न्यू फेसेस। तो मेरा टेस्ट हुआ, उनको पसंद आया, तो वो फिल्म हुई नहीं किसी वजह से, जो भी वजह थी। लेकिन शाहिद भाई केप्ट इन टच विथ मी। उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक काम करना, जब भी तू बॉम्बे आएगा मिलना ज़रूर। मुझे याद है 21 सितंबर 2009 को मैं बम्बई आया था, और पहली चीज़ जो पहला कॉल मैंने किया था वो शाहिद भाई को किया था। एंड ही सेड एक काम करो, कल आके मुझसे मिलो। 2 दिन बाद मैं उनसे मिलने गया, और एक उन्होंने मेरे को पीस दिया, मैंने परफॉर्म किया, और मुझे एक पहली फिल्म मिल गई तीसरे या चौथे दिन की बात है, कॉल्ड नो प्रॉब्लम। सुपर डुपर हैवी कास्ट, अनिल कपूर, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, कंगना रनावत, सुष्मिता सेन। बट बहुत छोटा पार्ट था। नरेट बहुत ऐसा किया था कि मैं ही शायद से हीरो हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, बट वो बहुत छोटा पार्ट था। और उस पार्ट ने मुझे ये सिखाया कि यार दोस्त, यहाँ पे जो होता है और जो कहा जाता है और जो दिखता है वो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो यू गॉट टू बी अ लिटिल स्मार्ट एंड सेंसिबल, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। ओके, आपने जितने भी लोगों के साथ काम किया ना, वो लोग अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल टिपिकल अलग तरह के लोग हैं, चाहे वो सईद मिर्ज़ा साहब हों, विक्रम भट्ट हों, विशाल भारद्वाज हों, है ना, आमिर खान हों, है ना। तो ये जो लोग अलग अलग मिलते हैं, तो इनके साथ कॉप अप करने में या रेपो बिल्डअप करने में एज एन एक्टर अंडरस्टैंडिंग में कितनी दिक्कत आती है, और क्या चैलेंज रहता है, क्या एक्साइटिंग रहता है? तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। जैसे मैं किसी के साथ फोटो खिंचवाने में बड़ा झिझकता हूँ कि अगर कोई बड़ा स्टार या कोई बड़ा एक्टर हो, अनटिल अनलेस कि मैं उनका दीवाना हूँ तो मेरे लिए हिम्मत आ जाएगी, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा अंदर ही रहता हूँ अनटिल अनलेस व्हेन इट कम्स टू माय क्राफ्ट। जब मुझे पता है कि जाना है जंग के मैदान में, वहाँ काम करना है, देन इट डजंट मेक अ डिफरेंस, देन ही इज़ माय को एक्टर, वेदर ही इज़ द बिगेस्ट स्टार और ही इज़ द न्यू कमर। तो मुझे वहाँ कुछ ऐसा नहीं लगता था। लेकिन हाँ, ये लगता था कि बिकॉज दे हैव गिवन सच बिग फिल्म्स, दे आर सच बिग स्टार्स, तो एक छोटा सा स्लाइटेस्ट ऑफ प्रेशर जो होता है, एक परफॉर्मिंग प्रेशर, वो हमेशा था। वो होता है, वो जनरल, आई थिंक एवरीबडी हैज़ दैट, कि आप किसी के साथ काम करने जाएं और जिनको आपने ज़िंदगी भर आइडलाइज किया हो। जैसे आमिर खान साहब के साथ जब मैं सेट पे था, तो जब वो आए सेट पे तो मैं 5, 7, 10 मिनट तक तो उनको देखता ही रह गया, ऐसे था मैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कर कैसे पाऊंगा, टिल ही ब्रोक द आइस, आपका नाम क्या है, एंड दैट थिंग हैपेंड। आई वाज लाइक ओके, ही इज लाइक अस, ह्यूमन है यार, तू इतना क्यों सोच रहा है। ओके, आई थिंक हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स रिजाइड इन आवर माइंड। हम ज़हनी तौर पे कुछ अजीब सा हुआ बना के बैठे होते हैं, राइट। तो दैट वर्क। तो ये मौका बहुत कम एक्टर को देखने को मिल पाता है कि आमिर खान, जिनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है जी, जिनको हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है जी, उनके साथ जब एक्सपीरियंस लिया आपने, तो क्या बात है जो आमिर खान को आमिर खान द मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाती है? आई थिंक इज डेडिकेशन फॉर वर्क। वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, उनको पता है, इट्स ही इज़ लाइक अ फिल्म स्कूल। उनको पता है कि कौन सा कैमरा, लेंस, मार्किंग, लाइट, ही डज 10-15 रिहर्सल्स। मतलब तो आपको ऐसा लगता है कि यार वो परफेक्शनिस्ट इसी वजह से हैं। आई मीन यू हैव टू लर्न सो मच। More than anything, it's his desire and the way he has that hunger. वो भूख उनको बनाती है जो वो हैं, the greatest of all. Yeah. कौन सा कैरेक्टर या कौन सी फिल्म ऐसी रही जिसके बारे में सोचा यार ये तो कमाल कर जाएगी,
ये मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर जाएगी, उसने नहीं किया और किसी दूसरी फिल्म या दूसरे कैरेक्टर ने कर दिखाया जिससे उम्मीद नहीं थी, ये सोचा नहीं था? आई थिंक एक्चुअली इसमें मेरे पास 2-3 ऑप्शन है और उसकी वजह भी बहुत अजीब सी है, अगर मैं जब आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो उनमें एक कैरेक्टर जो और एक शो था जिसने कमाल कर दिया था, वो था स्कैम। कि कुछ ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पास एक ऑडिशन आया था और वो शायद से ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया था। और उस फिल्म का नाम था उमार्टा, राजकुमार राव की थी और हंसल साहब कर रहे थे। और मेरी हमेशा दिली तमन्ना थी कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो फिर लाइफ और किस्मत कहूँगा कि ऐसा हुआ कि मुझे एक शो मिला, स्कैम में हमने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जब हम स्कैम कर रहे थे तो उसमें मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा एक्टर था जिसको आप कह सको कि पोस्टर बॉय हो या नाम हो या कुछ हो। और उस शो ने जब रिलीज हुआ है तो उसने धमाका कर दिया था। ये एक शो था विच वॉज माई फर्स्ट वन। द सेकेंड दैट डिड वॉज द केरला स्टोरी। I think it did a lot of noise in terms of making the amount of money that it made, and it became a huge hit. Right. जिनके बारे में ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ मतलब ऐसा कुछ होगा। और मुझे याद है कुत्ते के लिए मैंने काफ़ी सोचा था, बिकॉज वी हैड अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, एंड इट डिडंट डू दैट वेल एज वी हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि उस फिल्म में हर वो चीज़ थी जो एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा स्टार कास्ट, एक अच्छा प्रोडक्शन, विशाल जी, आई मीन इट हैड एवरीथिंग एंड इट डिडंट वर्क द वे दैट वी हैड थॉट। सो या। और ऐसे कुछ आप मुझे बता रहे थे इसके बारे में, रणनीति के बारे में। रणनीति, यस। रणनीति के साथ ये था कि एक्चुअली वो शो बहुत अच्छा बना था, और जब वो बन रहा था तो हमें पता था कि ये कुछ इंटरेस्टिंग बन रहा है, लेकिन उससे पहले आपने बहुत सारा पुलवामा, बहुत सारे अटैक्स, ये सब देख लिया था। लेकिन हमें ये था कि हाँ ठीक है, कुछ कर जाएगा। और क्या हुआ, उस शो के साथ ये प्रॉब्लम हुई, वो बन के 1-1.25 साल से वहाँ था, जियो के पास था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि 14 अगस्त को बिग बॉस पे ट्रेलर लॉन्च हुआ है, टीजर लॉन्च हुआ है, तो चलो 15 अगस्त पे आएगा, नहीं आया। 26 जनवरी पे आएगा, नहीं आया। वी बीन वेटिंग, सब लोग, इवन ऑल द पीपल वर वेटिंग, यार ये शो कमाल का किया है, नहीं आया। एंड वन फाइन डे वी गेट टू नो कि यार हम लोग शो रिलीज कर रहे हैं आईपीएल के टाइम, अभी रिसेंट की बात है, अप्रैल की बात है, और उन्होंने 6 दिन पहले शो रिलीज कर दिया। नॉट दैट ग्रेट प्रमोशन, बट वो जो आग पकड़ी है शो ने, लोगों को बहुत पसंद आया है। पसंद आने के अलावा उसके परफॉर्मेंसेस लोगों को बहुत पसंद आए। दे कुड कनेक्ट टू इट, and I've been lucky that I got so much of love from people, because they understood that I have played a character which is totally I would say against the way that I have my journey as, and the person that I am. I'm playing a terrorist organization का head, मौलाना अजहर मसूद। इतनी बड़ी दाढ़ी है, मैंने उसके लिए 22 किलो वजन बढ़ाया था, to look the character, to behave a character, and that actually was phenomenal. और रणनीति में आपके साथ है जिमी शेरगिल जी, राइट। जिमी शेरगिल ने जब करियर शुरू किया था तो एकदम चॉकलेटी बॉय और रोमांटिक हीरो और उस तरह से, लेकिन अभी उनकी जो पहचान रहती है वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर वाले कैरेक्टर की, या बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर की, या सोसाइटी के एक अलग तबके को वो प्रेजेंट करते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ऑडियंस ने उनको पसंद किया है एक अलग तरह के रोल में, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक इमेज होती है जो पब्लिक की पहले बनती है लुक को देखकर, और आज एज एन एक्टर वो स्टेब्लिश हुए दूसरे को। करेक्ट। तो आपने इसको करीब से देखा है, आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे दौर में आ चुके हैं जहाँ पे स्टारडम इज समवेयर स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू बीइंग एक्टर्स। स्टार फिगर्स रहे हैं और वो रहेंगे, लेकिन आजकल आपको एक्टर्स ज़्यादा दिखेंगे, एंड दैट इज समथिंग विच इज कनेक्टिंग टू द ऑडियंस। एक ऑडियंस एक स्टार से ज़्यादा एक एक्टर से कनेक्ट होती है। हो सकता है एक स्टार बहुत बड़ी फिल्म बना दे, और लेकिन एज एन एक्टर ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द रोल और द कैरेक्टर, इट मे नॉट वर्क। बट इफ़ यू आर अ एक्टर एंड इफ़ यू हैव डन जस्टिस टू द रोल, देन छोटी हो या बड़ी हो या मिड साइज फिल्म हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आप पे छाप छोड़ेगी, आपको पसंद आएगी, और आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होंगे। एंड आई थिंक जिमी सर इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। आप जब शो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ही इज़ दैट कैरेक्टर।
विथ नो माइंडसेट्स कि उन्होंने पहले क्या किया है और पहले उनका कैसा काम आया हुआ है. He's done a phenomenal job. So yeah, it's been great, and I'm happy that I was a part and I'm a part of a show which has him as the leading man, and it's been a great honor to work with him. ओके, विक्रम भट्ट का जो काम करने का तरीका है आर्टिस्ट के साथ वो बिल्कुल अलग तरह का है. उनका सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल अलग होता है, उनका जो पोर्ट्रे करने का तरीका होता है बिल्कुल वो रियलिस्टिक वाला और बहुत ही ज़्यादा डार्क वाला रहता है. जब विक्रम भट्ट के साथ काम आप कर रहे थे उस टाइम पे कौन सी ऐसी बात थी जो आपको लगी यार एज एन एक्टर यार ये मज़ा आ गया सीख के से? I think at that point of time I was just beginning my career. तो मैं एक तो समझ नहीं थी इतनी कि मैं उस डेप्थ में सोच पाऊँ, और दूसरा ये था कि यार माई पार्ट इज दिस मच, क्योंकि एज एन एक्टर आई थिंक दिस इज नॉट माई मीडियम, दिस इज अ डायरेक्टर्स मीडियम. तो इससे ज़्यादा मैं बढ़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि थिएटर वॉज माई मीडियम वेयर आई कुड प्ले वॉट एवर आई हैड टू. तो ये था, उस टाइम भूख थी कि मैं इनसे क्या सीखूं, उनसे क्या सीखूं, और हर वो इंसान जो मुझे सेट पे मिलता था या जिससे मैं इंटरैक्ट करता था या को एक्टर्स होते थे कि यार इससे कुछ सीखना है मुझे आज. आपने तकरीबन सभी जो डायरेक्टर के साथ काम किया वो सब टॉप मोस्ट के आते हैं, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट के हिसाब से देखा जाए तो. आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ कि ये लोगों को एक कैसा एक्टर चाहिए? आई मीन हर डायरेक्टर आपके अंदर वो कैरेक्टर और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस, वो तो हर डायरेक्टर ढूंढता है. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स हु आल्सो सी कि यार ये कितना मोल्डेबल है उनके हिसाब से कि वो कितना अगर वो इस कैरेक्टर को शिफ्ट कर दें या चेंज कर दें तो ये एज एन एक्टर कितना उसको चेंज कर पाएगा, कितने गियर्स हैं इसमें, कितनी रेंज है इसकी. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एक्टर फॉर अ डायरेक्टर. ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर. ओके, या तो जैसा आपने कहा कि अभी स्टारडम वाली बात नहीं है, करेक्टर ही एक्टर और एक्टर ही अपनी पहचान बना रहे हैं, रिकॉग्नाइज हो रहे हैं. जैसे अली फैजल भी उसमें से एक हैं जिन्होंने OTT पे अपना एक बिल्कुल अलग ही नाम बनाया है ना. उनके साथ आपने खामोशियाँ किया जी, है ना जी. तो खामोशियाँ में जब काम कर रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने उस जगह पे अपनी धाक जमा ली है ना, तो आपने कुछ नोटिस किया उनके बारे में खास बात? आई थिंक इट वॉज बैक इन 2014-15 की बात है. वो भी शुरू कर रहे थे. उनकी उससे पहले कुछ फिल्म्स आई थी, जैसे उन्होंने 3 Idiots की थी, उसके बाद एक और फिल्म की थी. आई थिंक ही वॉज जस्ट बिगिनिंग, और मैं भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे लिए भी वो स्पेस नया था. तब अली फजल नहीं थे, और हम हाय हेलो दोस्ती उस टाइम हुई थी. हम लोग केप टाउन में शूट कर रहे थे. हालांकि फिल्म में हमारे दो ही सीन हैं टुगेदर, और मेरे लिए तो वो कैमियो थी फिल्म. बट द फैक्ट इज दैट ही इज़ एन अमेजिंग गाय. जितना भी मेरे से उनसे मुलाकात और बातचीत रही है, he is an amazing guy and a great co-actor to work with. But now phenomenally he's done really well. मिर्ज़ापुर से चीज़ें बदल गई हैं, and things have changed also because he's doing a lot of international work. राइट. और अभी एक शो कर रहे हैं आप जो कि भोपाल पर बेस्ड है, मतलब भोपाल से चले थे और अब भोपाल जा रहे हैं दूसरे कारण से. उस शो के बारे में बताइए. मेरा एक शो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रिलीज होगा. उसका नाम है पान पर्दा जर्दा. उसे डायरेक्ट कर रहे हैं गुरमीत जिन्होंने मिर्ज़ापुर डायरेक्ट किया है. तो वो बेसिकली मैं ज़्यादा इसमें आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि भोपाल की बेगमों पे ये शो है. ओके. ड्रग माफिया, रिलेशनशिप्स, फैमिली, सो कॉल्ड भोपाल की फैमिलीज पे आधारित है. और मेरे लिए तो मतलब इट वाज अ मस्ट डू शो, अ मस्ट डू वर्क, बिकॉज आप जिस शहर से आते हो, अगर आपको वहाँ का लहजा, वहाँ की पकड़, वहाँ का एसेंस का कुछ काम मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. बिकॉज दैट्स द फर्स्ट पॉइंट फॉर यू टू रिलेट टू योर ओन सेट ऑफ पीपल. तो वहाँ पे क्योंकि मेरे को भोपाली बोलने का मौका मिला है, हाँ मियाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये वाला जो टोनेशन आया है वो तो मेरे अंदर बसा हुआ था. निकलने की कोशिश. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब ये बाहर निकलेगा. और आई थिंक दिस शो हैज गिवन मी दैट विंडो. ओके.
कौन सा ऐसा एक्टर लगता है उमर आपको जो ना अपने करेक्टर का जब वो ग्राफ और क्राफ्ट तैयार कर रहा होता है उसका अप्रोच लेवल आपको बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा लेता है? आर यू टॉकिंग अबाउट करंट इन जनरेशन या पहले? कभी भी कभी भी। आई थिंक इरफान साहब, इरफान साहब इज बीन द वन, आई मीन उनसे बड़ा एज एन एक्ट, बड़ा मतलब आई मीन ऑफ हिम। हालांकि ज़िंदगी में कभी मौका नहीं लगा कि अब उनसे मिल भी पाऊँ, बट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिज वर्क। आई थिंक वो वाहिद ऐसे शख्स हैं जो एक गेज में वेरिएबल वेरियस इमोशंस प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज नोबडी, इफ यू कैन सी हिज वर्क एंड रीड हिज वर्क एंड लर्न फ्रॉम इट, तो उससे बड़ी कोई चीज़, ही इज़ लाइक अ फिल्म स्कूल। फीमेल एक्ट्रेस में बात करें तो नॉर्मली तब्बू के बारे में है, जब वो 90s में आई थी यार में, तब बिल्कुल शो पीस की तरह एक हीरोइन यूज़ होती थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने ग्राफ को बिल्कुल चेंज किया और अब अगर एक्टिंग की बात आती है तो तब्बू वहाँ नज़र आती हैं। आपने तो काम किया उनके साथ, क्या एक्सपीरियंस और क्या अनुभव रहा? आई थिंक द ओनली काउंटर टू अ मेल एक्टर, अ फीमेल एक्टर वुड बी तब्बू फॉर श्योर। मैं तो मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं तो तब एकदम ऐसा अचंभित रह गया था जब उनसे मिला था पहली बार और उनके साथ पहला सीन किया। वो कुछ करती नहीं है, सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि वो कुछ करती नहीं है। लेस इज मोर इज हर आइडिया, कि वो इतना कम करती हैं, लेकिन आपको तब शायद से एहसास नहीं होगा। जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये तो कुछ अलग ही कर गई। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट हर एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, and we have grown up, all of us have grown up on seeing her films and her journey, which has been just amazing. केरला स्टोरी आपने की जो कि फिल्म होने के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ फिल्म थी, है ना, और उसकी कोई चर्चा भी नहीं थी जितनी चर्चा उसकी बाद में हुई। तो उसकी चर्चा आप तक पहले पहुंची या आप चर्चाओं में आ गए? तो उसकी स्टोरी कुछ अलग सी है। एक तो कि जब मुझे याद है जब मैंने उसके लिए टेस्ट किया था, तो they were looking at an Arabic speaking person. Now I come from a Muslim background, तो Arabic बोलना या समझना आती है क्योंकि आपने लैंग्वेज एज बुक पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, तो इस वजह से आती है। तो I said यार this is a little challenging, let me try it out, and the test was amazing. डायरेक्टर जो सुदीप्तो सेन है उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा यार कि एक इंडियन एक्टर कैन पुल ऑफ एन accent and behave a certain way. I think we've got a good actor on board for that. And मेरा आइडिया कुछ नहीं था। The idea was कि यार you are working with a good production house, you are working with Vipul Shah. अब कट टू इसकी स्टोरी ये थी कि वो जब काम करने के बाद मैं इसको भूल गया था, क्योंकि मुझे जब बताया गया था तो ये फिल्म का सोचा गया था कि it'll go for film festivals. ओके, उसी पर्पज से बन रही है? हाँ, फिल्म फेस्टिवल के पर्पज से बन रही है, बड़ी बजट की फिल्म नहीं है, ये सब ये नहीं है। और मुझे याद है 5-6 दिन पहले मेरी मदर का मेरे होम टाउन से फ़ोन आता है भोपाल से कि यार तुम न्यूज़ में हो। तो मैंने कहा किस वजह से? तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा कोई ट्रेलर चल रहा है। और मैं भूल भी गया था, मैंने किसी को बताया भी नहीं था। एंड सडनली आई रियलाइज दैट फिल्म हैज़ बीन प्लेइंग एज केरला स्टोरी एंड द ट्रेलर हैज़ बीन डूइंग राउंड्स, और ये बन गया है विवाद का वो टॉपिक, और लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट्स में जा रहा है, एनडीटीवी पे और फलाना और रिपब्लिक और ये सब चल रहा है। एंड देन स्टेटमेंट्स हैव कम एंड देन सडनली द फिल्म हैज बिकम लाइक अ वाइल्ड फायर, और फिर उसने जो बिजनेस किया दैट इज जस्ट हिस्ट्री। बस अब आपकी एक और फिल्म की बात कर लेते हैं जो कि नाम से ही कंट्रोवर्सी शुरू होती है और कंट्रोवर्सी उसके नाम से कभी ख़त्म नहीं होती, और वो है JNU। मतलब जब भी इसका नाम आता है तो लोग एकदम चौंक के ज़रूर देखते हैं कि ये क्या हो रहा होगा, चाहे वो रियल लाइफ में बात हो या रियल लाइफ में जो फिल्म आ रही है उसके बारे में। फिल्म के बारे में बताइए। तो फिल्म जो है वो हमारे जो डायरेक्टर साहब है विनय शर्मा, उन्होंने डायरेक्ट की है। उन्होंने वो इसके लेखक भी हैं। फिल्म एक्चुअली सत्य घटनाओं पे आधारित है। तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ 2014-2019 में जो इंस्टेंसेस हुए JNU एज लाइक जो इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं, नाम नहीं लूँगा, विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा जी। तो वो इंस्टीट्यूशन की जो घटनाएं वो इस फिल्म में दर्शाई गई हैं। अब क्योंकि क्या है कि अभी जो डेमोक्रेसी सीन चल रहा है, तो अगर आप उस पक्ष के हैं तो आप बोलेंगे कि भाई प्रो है,
आप उस पक्ष के नहीं हैं तो आप बोलेंगे कि एंटी है। मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आप फिल्म देखिए और ख़ुद के लिए डिसाइड करिए कि आपको फिल्म में क्या लगता है, क्योंकि उसमें दोनों पक्ष दिखाए गए हैं। अब वो नज़रिया है। आज अगर आप वो फिल्म बना रहे होते तो आपका नज़रिया अलग होता, आज किसी और डायरेक्टर ने बनाई है तो उसका नज़रिया है, हो सकता है मैं बना रहा होता तो कुछ और होता। सो आई फील इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एक और चीज़ है कि ये जो फिल्म आ रही है JNU, इसमें जो बिल्कुल अतरंगी कलाकार होते हैं जैसे कि विजय राज, उनका अपना एक स्पेस होता है, अपनी एक ऑडियंस होती है, अपना एक तरीका होता है, और रवि किशन है, उनका अपना एक तरीका होता है, और उसके पर तो सबसे भारी पीयूष मिश्रा। तो ये तीन जो दिग्गज थे, इनके क्या क्या आपके साथ सीन थे और क्या क्या रही बातें? तो बेसिकली ये जो तीन दिग्गजों के आपने नाम लिए हैं, इसमें से दो दिग्गज तो एज पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहे हैं, तो उनका इतना हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं है। वो आप देखेंगे कि कृष्ण कुमार जो हैं उनको अरेस्ट करने के लिए आते हैं और उनका उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है। पीयूष मिश्रा जी के साथ है, 2 सीन हैं, और क्योंकि वो एक ज़माने में लेफ्टिस्ट रहे हैं और उनकी एक अपनी विचारधारा रही है, तो उनका एक गाना भी है, मैं नहीं मानता करके एक गाना है, खुद गाया है उन्होंने, बहुत ही सुंदर गाना है। तो एज एन आर्टिस्ट वो पता है कि वो कर क्या रहे हैं और वो अवेयर हैं इस पूरे सब्जेक्ट को लेके, और आई थिंक ही इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। और आप जब भी फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि लगता नहीं है कि वो फिल्म का पार्ट एज सच नहीं है, क्योंकि वो रह चुके हैं, वो उस पूरे मुहिम को फॉलो कर चुके हैं, वो उसका पार्ट रह चुके हैं। तो वो एक तरह के लिए आदर्शवादी कहूँगा, या फिर फॉर स्टूडेंट्स टू लुक अप टू, वो वैसा फिगर हैं जो कॉलेज में आते हैं और स्टूडेंट्स आर लुकिंग अप टू हिम। सो दैट इज़ द पार्ट दैट ही इज प्लेइंग। एज एन एक्टर, बस लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि अलग अलग तरह से सब एक्टर्स की जर्नी होती है, अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी। अगर आपको पूरा सम अप करके कुछ शब्दों में, कुछ सेंटेंस में समराइज करके बताना हो अपनी जर्नी को, तो कैसे बताएंगे, क्या डिफाइन करेंगे फिलोसफिकली? I would say it's a beautiful journey with a sense of pride or with a lot of learning over the years that I have and I'm enjoying it. The best part is कि मुझे ना ज़्यादा खुशी है ना ज़्यादा गम है। ये बहुत खूबसूरत जर्नी है, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, और ईमानदारी से कर रहा हूँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई आके मुझसे बोलता है कि यार पसंद आया काम, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, और अगर नहीं आया तो मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ आप बताइए आपको क्या पसंद नहीं आया, तो आगे मैं आपको निराश ना कर पाऊँ। और इस पूरी जर्नी में जैसे जैसे लोग प्यार देते रहेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स ऑल आई। ओके, आप ऐसी उम्र काम करते रहें, और बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे कि अभी तक आपने चुने हैं या प्लान नहीं किए, फ्लो में आ गए आपके पास, आप इसी तरह से काम करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। तो मेरे साथ है उमर शरीफ। बहुत अच्छी बातें इस पूरे पॉडकास्ट से निकल के आई, वो ये कि आप प्लानिंग कितनी भी कर लें, काम कभी भी आपके हिसाब से नहीं होता। इसलिए बेहतर ये है कि जो फ्लो में आपको मिल रहा है उसको एंजॉय करें, अपने क्राफ्ट पे काम करें, अपने क्राफ्ट को ऊंचा बेहतर अपग्रेड करते जाएं, और फिर बस जैसा हो जाए उसको एंजॉय करें, जैसे कि आज वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको ये पूरा का पूरा जो कन्वर्सेशन है कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनका कौन सा रोल किस सीरीज़ में, किस फिल्म में, किस प्रोजेक्ट में आपको अच्छा लगा, वो भी कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।